सभी न्यूरोथेरेपिस्ट और हमारे यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम ब्लड कैंसर के बारे में समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या होता है, किस तरीके से इसकी पहचान होती है और न्यूरोथेरेपी इसमें आगे क्या मदद कर सकती है। तो ब्लड कैंसर जो है वो खून जो ब्लड या बोन मैरो जो होती है और लिम्फेटिक सिस्टम में ये शुरू होता है। तो ब्लड कैंसर जब भी शुरू होगा ये, तो नेचुरली इसका जो नाम है वो है ब्लड मीन्स ब्लड का कैंसर। तो ये स्टार्टिंग किससे होगी? ब्लड में या बोन मैरो से या लिम्फेटिक जो ड्रेनेज सिस्टम है उससे। तो इसमें क्या होता है कि जो एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल हैं वो बहुत तेज़ी से बनने लगते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अक्सर ब्लड कैंसर में देखा जाता है कि ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें खासकर WBC है, ये एबनॉर्मल तरीके से बहुत अधिक बढ़ने लगती है और सामान्य कोशिकाओं को काम करने नहीं देंगे। ठीक, अब इसके जो टाइप हैं ब्लड कैंसर के, वो मोस्टली 3 प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला है ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया क्या होता है? ये बोन मैरो में शुरू होता है। कहाँ पर शुरू होता है? बोन मैरो। दूसरा, इसमें असामान्य तौर पर WBC यानी जो वाइट ब्लड सेल होती हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है और ये एक्यूट तेज और क्रोनिक यानी धीमा होता है। कई बार ल्यूकेमिया के पेशेंट कई सालों तक भी ज़िंदा रहते हैं। तो ये एक्यूट यानी बहुत तेज़ी से भी फैलता है और क्रोनिक यानी बहुत धीमा प्रकार है। तो पहला हो गया ल्यूकेमिया टाइप। दूसरा होता है लिम्फोमा। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं लिम्फोमा लिम्फ शब्द से ये जुड़ा भी है। तो ये कहाँ से शुरू होगा? ये आपके लिम्फ नोड से शुरू होगा। तो इसके 2 मुख्य प्रकार होंगे। एक होगा हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन, इसकी स्पेलिंग क्या होगी? HODGKIN, हॉजकिन लिम्फोमा। दूसरा होगा नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। तो इनको भी हम बाद में जो है डिस्क्राइब करेंगे, आपको डिटेल में बताएंगे। अभी आप खाली टाइप ध्यान रखें। तो एक हमने देख लिया ल्यूकेमिया, जिसमें वाइट ब्लड सेल तेज़ी से बढ़ती हैं और ये कहाँ से शुरू होता है? बोन मैरो से शुरू होता है। लिम्फोमा जो कि कहाँ से शुरू होगा? आपके लिम्फ नोड से शुरू होगा और इसके 2 मुख्य प्रकार होंगे। एक तो हॉजकिन लिम्फोमा, एक नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। तीसरा होगा मल्टीपल मायलोमा। मल्टीपल मायलोमा यानी जो हमारी प्लाज्मा सेल होती हैं ब्लड में, जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं ब्लड के, तो उसमें एक ब्लड प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल होती है। ठीक, तो ब्लड प्लाज्मा सेल जो होती हैं, प्लाज्मा सेल्स में ये शुरू होता है और अक्सर ये हड्डियों और इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। जब मल्टीपल माइलोमा यानी एक से अधिक जो है कैंसर के उसमें चला जाता है, तो मल्टीपल माइलोमा। सिम्टम्स क्या होते हैं? अभी हम इसके सिंपल ओवरव्यू को समझ रहे हैं, बाद में फिर हम इसकी और डिटेल में जाएंगे। तो ऐसे पेशेंट को सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं? एक तो जो है बार बार बुखार आता है। दूसरा जो है अत्यधिक कमज़ोरी लगती है। तीसरा वज़न कम होता है। चौथा है बार बार इन्फेक्शन होना। फिर शरीर पर नीले या लाल निशान होते हैं, अक्सर ब्लीडिंग टेंडेंसी। कभी कभी इनमें जो है प्लेटलेट भी कम हो जाते हैं, जिससे ये नीले निशान देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्लेटलेट की कमी से जो है ब्लड तेज़ी से मतलब क्लॉट जल्दी नहीं बनता। फिर हड्डियों में, अगर ये हड्डियों में पहुंच जाता है तो हड्डियों में दर्द होता है और अगर लिम्फोमा है तो लिम्फ नोड की सूजन आती है। कारण क्या होता है? तो इसमें जो कारण होता है वो है जेनेटिक म्यूटेशन, यानी आपके जो जीन्स रहते हैं उनमें चेंजेस आ जाना। तो DNA म्यूटेशन उसको बोला जाता है। दूसरा, आप किसी ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर रेडिएशन का एक्सपोजर होता हो, तो वो भी एक कारण है। तीसरा है कुछ केमिकल, जैसे बेंजीन केमिकल की फैक्ट्री में अगर आप काम करते हो या बेंजीन के आप संपर्क में हो या जिन चीज़ों में बेंजीन होता है उनको आप कंज्यूम करते हैं या उनके आसपास, तो उससे भी ये होने के चांस रहते हैं। फिर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो और कुछ तरह के वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिनसे ये हो सकता है।
वायरल संक्रमण। तो डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं, इसमें आपको CBC यानी कंप्लीट ब्लड पिक्चर कराया जाता है। उसमें आपके ब्लड के काउंट देखे जाते हैं, आपका RBC कैसा है, WBC कैसा है, प्लेटलेट कैसा है। फिर पेरीफेयर स्मीयर टेस्ट होता है, और फिर जो इसको टारगेटली जो इस बीमारी को जो पकड़ में आती है वो आती है बोन मैरो बायोप्सी में, और वो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से पकड़ में आती है। तो बोन मैरो बायोप्सी देखी जाती है, फिर CT या PET स्कैन कराया जाता है। तो CT और PET स्कैन में पता चलता है कि कहाँ पर। फिर इम्यूनोफिनोटाइपिंग होता है, उससे भी ये पता चलता है। मेडिकल साइंस में इसका जो इलाज है वो है कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, क्योंकि अक्सर इसमें बोन मैरो इफेक्ट होती है। सो न्यूरोथेरेपी में हम इसमें पेशेंट के इम्यून सिस्टम को सपोर्ट कर सकते हैं, उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, और उसकी जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है उसको बढ़ाकर इसकी रिकवरी में हम काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं। अब हम इसके थोड़े से फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ऐसी आशा करता हूँ। तो अब हम इसको आगे और डिटेल में समझेंगे। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास ऐसा केस आता है तो आप उसको कैसे डील करेंगे, उसकी बीमारी को कैसे समझेंगे, उसको समझना ज़रूरी है। तो ब्लड कैंसर को समझने के लिए हमें नॉर्मल हेमेटोपोएसिस यानी कि ब्लड बनने की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। तो नॉर्मल हेमेटोपोएसिस मतलब होता है आपके रक्त का निर्माण। तो ये किस तरीके से होता है, तो अभी जब ये शब्द आएगा हेमेटोपोएसिस यानी कि ब्लड बनने की प्रक्रिया, वहाँ पर इस शब्द का यूज़ वहाँ पर किया जाएगा। तो हमारी बॉडी में ब्लड कहाँ पर बनता है, मोस्टली बोन मैरो में बनता है। तो हेमेटोपोएसिस जो है वो प्रक्रिया कहाँ होती है, बोन मैरो, जिसको हिंदी में अस्थि मज्जा भी बोला जाता है। तो यहाँ एक विशेष प्रकार की सेल होती है जिसको बोलते हैं हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल, यानी कि ब्लड बनाने वाली स्टेम सेल, जिसको HSC बोला जाता है। तो यह मल्टीपोटेंट होती है, यानी अपने से अलग अलग तरह की सेल ये बनाती है। तो इसमें 3 मुख्य तरह की ये लाइन होती हैं, जिन लाइन के थ्रू ये लाइन मतलब एक तरह से आपको कैटेगराइज करने में हेल्प मिलेगा। तो इसको 3 मुख्य भागों में आप बांट सकते हैं, जिससे ये अलग अलग तरह की सेल्स का निर्माण करती है। तो पहला है माइलॉइड लाइन, जिसके अंदर यही सेल हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, इसी से ही अलग अलग तरह की सेल बनेंगी, वो हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे। सो फर्स्ट माइलॉइड सेल में RBC बनेंगी, प्लेटलेट बनेंगी, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल्स, बेसोफिल, मोनोसाइट। जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें आप ये नाम पढ़ते होंगे, RBC यानी रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट, फिर न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट। तो ये बनते हैं माइलॉइड लाइन के अंतर्गत। फिर हेमेटोपोएटिक सेल के दूसरी लाइन के अंतर्गत लिम्फॉइड लाइन में अगर देखा जाए तो लिम्फ से जुड़ी हुई सेल बनेंगी। तो B सेल्स, T सेल्स और NK सेल्स बनेंगी। तो सामान्य स्थिति में क्या होता है, सेल का डेवलपमेंट होता है, प्रोलिफरेशन होता है, फिर डिफरेंशिएशन होता है, यानी वो डेवलप होती, परिपक्व होती है, और फिर एपोप्टोसिस होता है, यानी वो सेल मर जाती है। यानी कि सेल का बनना, उसका मैच्योर होना और उसका ख़त्म होना, एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आती है कि सेल बनती ही चली जा रही है, तो दैट इज़ एबनॉर्मलिटी, या सेल ख़त्म नहीं हो रही है, या फिर उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तीनों ही कंडीशन में ये एबनॉर्मलिटी जो है एक बीमारी को निर्माण करती है। ठीक, तो ये सेल के हमने देखी कि तो इसमें जो है इस तरीके से होता है। तो ब्लड कैंसर में क्या गड़बड़ी होती है, सो ब्लड कैंसर में मुख्य रूप से जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है स्टेम सेल में, यानी कि जो ये मेन सेल जो हमने बताया आपको हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल होती हैं, उसमें क्या है गड़बड़ी आ जाती है। ठीक, तो आपके ब्लड कैंसर में आखिरकार क्या गड़बड़ हो जाती है, तो वो हम यहाँ देखते हैं।
तो पहला है कि सेल डिफरेंशिएशन रुक जाती है। डीएनए में म्यूटेशन हो जाने की वजह से, म्यूटेशन मतलब वहाँ पर कोई जीन्स का ऐड हो जाना या कोई जीन्स वहाँ से डिलीट हो जाना, या आपके डीएनए में आप गड़बड़ समझ लें, इतना भी काफ़ी है, ठीक। तो उसको जेनेटिक म्यूटेशन बोलते हैं। ये किसी भी कारण से हो सकता है। तो सेल डिफरेंशिएशन रुक जाती है। अगर सेल ना बने तो वो होना शुरू हो सकता है, या फिर सेल जो है हमने देखा कि प्रोलिफरेशन ना हो, या फिर डिफरेंशिएशन यानी कि उसमें मैच्योर ना हो, ये एक प्रोसेस हो जाती है। या फिर एपोप्टोसिस यानी कि डेथ होने की प्रक्रिया रुक जाए किसी तरह से, तो यानी सेल बढ़ती ही चली जाए और इमेच्योर सेल्स जमा होने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन शुरू हो जाता है, ठीक, यानी कि सेल्स की वृद्धि, क्योंकि उसका डीएनए में म्यूटेशन होने से वो जो स्टेम सेल है उसको हीमोपोएटिक स्टेम सेल जो बोलते हैं, उसको कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि डीएनए से ही ये कंट्रोल आता है कि आपको कोई सेल कितनी बार आपको उसकी कॉपीज़ बनानी है या कितना आपको तैयार करना है। लेकिन उसमें क्या होता है कि ये जीन म्यूटेशन की वजह से उसमें जो है अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन यानी वृद्धि शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं क्लोनल एक्सपांसन, यानी अपने जैसी बहुत सारी सेल्स को बढ़ाते चले जाना। तो एक म्यूटेटेड सेल, अगर एक भी म्यूटेटेड सेल है, एक म्यूटेटेड सेल जो हमने बताया ऊपर हीमोपोएटिक स्टेम सेल है, उससे लाखों एबनॉर्मल सेल्स का निर्माण हो जाता है। तो ल्यूकेमिया की फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में अगर देखें तो हम एक उदाहरण लेते हैं, एक्यूट ल्यूकेमिया। आपके पास कोई पेशेंट आया एक्यूट ल्यूकेमिया का, सो इसमें क्या होगा कि बोन मैरो ब्लास्ट सेल से भर जाता है, यानी नॉर्मल आरबीसी कम होगी। तो जब नॉर्मल आरबीसी कम होंगी तो पेशेंट को क्या होगा, एनीमिया होगा। प्लेटलेट कम होंगे तो पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक। तीसरा है नॉर्मल डब्ल्यूबीसी कम, अगर डब्ल्यूबीसी नॉर्मल से कम हो गई तो इन्फेक्शन हो सकता है। परिणाम, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घटेगी, इम्यूनिटी गिरेगी और हीमोस्टैसिस ख़राब हो जाएगा, ठीक। अब मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या होता है, तो कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ के तौर पर देखा जाए तो उदाहरण है क्रॉनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया में फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, BCR ABL फ्यूजन जीन, लगातार टायरोसिन काइनेज एक्टिवेशन एंड कंटिन्यूस सेल डिवीज़न, ये 4 चीज़ें मॉलिक्यूलर लेवल पर होती हैं। तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं या फिर हम कभी दूसरे टॉपिक में इसको लेंगे। फिर BCR ABL फ्यूजन जीन का जुड़ जाना इस तरीके से, लगातार टायरोसिन काइनेज एक्टिवेशन, किसी कारण से टायरोसिन काइनेज जो एंजाइम है उसका एक्टिवेशन मिलता रहे, या फिर कंटिन्यूस सेल डिवीज़न होता है। तो लिम्फोमा की फिजियोलॉजिकल बेसिस पर अगर हम समझ लेते हैं इसको, तो यह क्या होता है, अभी हमने एक्यूट ल्यूकेमिया देखा, उसका एक उदाहरण देखा। अब हम देखेंगे लिम्फोमा की फिजियोलॉजिकल बेसिस। तो यह लिम्फेटिक टिश्यू में शुरू होता है। तो हॉजकिन लिम्फोमा, तो हॉजकिन लिम्फोमा में क्या होगा, रीड स्टर्नबर्ग सेल बनती है जिसमें इम्यून डिसरेगुलेशन हो जाता है और साइटोकाइन स्टॉर्म जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, यानी कि एकदम से CRP जो है सीधा 70, 80, 100 के ऊपर भी जा सकता है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में क्या होता है, बीटा सेल या T सेल में म्यूटेशन हो जाता है जिससे अनकंट्रोल्ड लिम्फोसाइट ग्रोथ होती है, ठीक। तो ये सब डिफरेंशिएशन और किस तरीके का कैंसर है, इसके लिए विशेष पढ़ाई होती है जिसमें ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर के विशेषज्ञ हैं वो डायग्नोस करके बताते हैं। अब मल्टीपल माइलोमा की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, हमने एक्यूट ल्यूकेमिया देख लिया, लिम्फोमा देख लिया, अब हम देखेंगे मल्टीपल माइलोमा की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। तो मल्टीपल माइलोमा में प्लाज्मा जो सेल होती हैं वो मैलिग्नेंट हो जाती है, एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन M प्रोटीन बनता है, बोन डिस्ट्रक्शन यानी कि ऑस्टियोलाइटिक लीजन, यानी ये हड्डियों में जो है लीजन कैंसर बनने लगता है, हाइपर कैल्सीमिया, ब्लड में कैल्शियम का लेवल अधिक बढ़ने लगता है और जिसकी वजह से किडनी डैमेज भी होती है। इसके लिए क्रैब क्राइटेरिया देखा जाता है मल्टीपल माइलोमा। क्रैब मतलब कैल्शियम हाई है क्या,
रीनल फेलियर की तरफ जा रहा है, एनीमिया और बोन लीजन। अगर कैल्शियम हाई, रीनल फेलियर, एनीमिया और बोन में लीजन यानी कैंसर, तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल माइलोमा। लिम्फॉइड टिश्यू में है तो लिम्फोमा। हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, बोन मैरो में एबनॉर्मल सेल आ रही है जो कि हमने अभी देखा था, प्लेटलेट कम हो रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है और इन्फेक्शन की वजह से WBC कम हो रही है, तो ये एक्यूट ल्यूकेमिया में देखने को मिलेगा। फिर सिस्टेमिक फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलते हैं, तो एनीमिया मैकेनिज़्म होता है जिसमें बोन मैरो क्राउडिंग, RBC प्रोडक्शन डाउन एंड एरिथ्रोपोइटिन रिस्पॉन्स इज इनसफिशिएंट। तो एनीमिया के मैकेनिज़्म के तौर पर देखा जाए तो जैसे एक्यूट ल्यूकेमिया में एनीमिया होने का ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो बोन मैरो एबनॉर्मल सेल से भर जाती है और RBC का प्रोडक्शन स्लो हो जाता है, और एरिथ्रोपोइटिन जो कि ब्लड बनाने के लिए एक ज़रूरी हार्मोन है, उसकी इनसफिशिएंसी की वजह से भी ये होता है। फिर इम्यून डिसफंक्शन होगा, फंक्शनल WBC डाउन, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन। फिर मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या होगा, हाई सेल टर्नओवर, ज़्यादा मात्रा में सेल बढ़ेंगी, यूरिक एसिड हाई होगा एंड ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो सकता है। अगर इसका न्यूरो इम्यूनो पर्सपेक्टिव से देखा जाए एडवांस कॉन्सेप्ट, तो क्रॉनिक स्ट्रेस, आगे ये HPA एक्सेस एक्टिवेशन, दैन कॉर्टिजोल हाई जिसकी वजह से इम्यून सप्रेशन हो जाता है। लॉन्ग टर्म इम्यून डिसरेगुलेशन की वजह से म्यूटेशन रिस्क बढ़ जाता है और सर्विलांस फेलियर हो जाता है। तो यह एक सहायक कारक हो सकता है, बट ये प्राइमरी कॉज नहीं है। तो सिंपल भाषा में अगर समझें ब्लड कैंसर को, तो स्टेम सेल म्यूटेशन होगा, फिर क्लोनल एक्सपांसन होगा यानी सेल वृद्धि होगी, फिर बोन मैरो फेलियर होगा, फिर सिस्टेमिक डिसफंक्शन होगा। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। तो ये हमारे ब्लड कैंसर की कुछ सिंपल जानकारी है। बाकी तो कैंसर को समझने के लिए आपको और अधिक जानना पड़ेगा, जिससे आप ये चीज़ों को और ढंग से समझ सकते हैं। सो कंप्लीट ब्लड काउंट में जो पैरामीटर होते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उन पैरामीटर को थोड़ा सा और ध्यान से समझेंगे कि किस तरीके से ये जो है कैंसर में अप एंड डाउन होते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर अप करेंगे। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय गुरु जी, जय गुरु।